Hi guys, today we are going to do some part of friction for IIT JEE, BITSAT, you can say NEET exams. So basically we are focusing on theoretical part as well and how to apply this, right? So बहुत सारे बच्चों ने बोला सर फ्रिक्शन में डाउट हो रहा है, so we decided कि चलो एक वीडियो फ्रिक्शन पे हो जाए, तो जस्ट वॉच इट आउट. तो फ्रिक्शन एक कैसा फोर्स है? फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है. When two bodies are in contact, friction forces come into play. तो फ्रिक्शन के बारे में हमें समझना पड़ेगा कितने तरह के मोटा मोटा अगर लिया जाए कितने तरीके के फ्रिक्शन होते हैं. तो एक को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन और एक को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन मीन्स व्हेन वन बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग ओवर द अदर, और स्टैटिक मीन्स व्हेन बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड. अभी स्लाइड नहीं हो रहा है बट हाँ उसकी नेचर है स्लाइड होने की, वो स्लाइड होना चाहता है और स्लाइड होने की सिचुएशन बन रही है, तब क्या लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन. तो बेसिकली फ्रिक्शन को हम लोग सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स भी बोलते हैं. सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स. तो सेल्फ एडजस्टेबल का जो नेचर होता है वो सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए होता है, काइनेटिक के लिए नहीं होता है, क्योंकि स्टैटिक अपनी फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता रहता है. सपोज ये टेबल रखा है, मैंने टेबल को ऐसे धक्का दिया, ऐसे धक्का दूंगा तो क्या होगा? वो मेरे मोशन को अपोज करना चाहेगा. अगर मैं ऐसे पुश करूंगा तो ऐसे लगाएगा. डायरेक्शन कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू आवर एक्सटर्नल फोर्सेस, राइट? तो फ्रिक्शन अगर एक्सटर्नल फोर्स को मैं बढ़ाऊंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा. कब तक? जब तक इसकी खुद की लिमिट होगी. आई मीन टू से सपोज स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 10 न्यूटन, राइट? मैं अगर 9 न्यूटन लगाऊंगा तो ये 10 नहीं लगाएगा, ये भी 9 न्यूटन लगाएगा. मैं अगर 5 न्यूटन लगाऊंगा तो ये भी 5 न्यूटन लगाएगा. मैं 10 लगाऊंगा, अब नाउ मोशन होना चाहता है. अब एबव 10 रिलेटिव मोशन स्टार्ट्स. क्या स्टार्ट्स? रिलेटिव मोशन. नाउ ब्लॉक इज अबाउट टू स्टार्ट, ब्लॉक इज अबाउट टू मूव ऑन द सरफेस. उस समय क्या होगा? व्हेन जब मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी विल कम्स इनटू पिक्चर. तो एडजस्टेबल फोर्स कौन हुआ? ये स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या लिखते हैं? म्यू एस इंटू एन, और काइनेटिक को क्या लिखेंगे? म्यू के इंटू एन. और म्यू एस क्या होता है? ग्रेटर देन म्यू के होता है. आप लोगों ने कभी अगर पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा, इस वैल्यू को बढ़ाता रहता है. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है ना, यहाँ पे आके फ्रिक्शन को बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन. जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा तब अब होता क्या है कि बेसिकली जब बॉडी रेस्ट पे है तो वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को टाइम मिल रहा है आपस में बॉन्ड बनाने के लिए, एंड दे ट्राई टू मेक ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और इंटरलॉकिंग भी ज्यादा होती है. इससे स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है. व्हेन द बॉडी वंस स्टार्ट्स राइडिंग, तो आप बॉडी को टाइम नहीं मिलता है इंटरेक्शन करने के लिए, है ना, दोनों बॉडी को, सरफेस और एक बॉडी जो उस पर स्लाइड कर रहा है. सो देयर इज अ लैक ऑफ टाइम और शॉर्ट ऑफ टाइम ऑफ इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सर्फेसेस. सो काइनेटिक फ्रिक्शन जनरली कम हो जाता है एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन. आप लोगों ने किसी बुक में देखा भी होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा ग्राफ है. और क्योंकि अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा, हमने एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता गया. एक टाइम आएगा मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जा रहा है. सो दिस इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन. इसके बाद थोड़ा सा ये कम हो जाता है व्हेन बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग. तो ये जो फ्रिक्शन आया इसको क्या बोलेंगे? एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन. इसके बाद हम कितनी भी एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा लें, काइनेटिक फ्रिक्शन रिमेन सेम, रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है. अब इस चीज को हम कहाँ अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं? सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक दो बॉडी, ऐसा कैपिटल एम, स्मॉल एम. मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया एफ. अब देखो क्या क्या चीजें होंगी. एक्सटर्नल फोर्स लगाया और हमारे को बोला गया द टू बॉडीज आर मूविंग फॉरवर्ड. दोनों बॉडी जा रहे हैं और दोनों रफ सरफेस है. दीज टू सरफेसेस आर रफ, फ्रिक्शन इज एवरीवेयर. तो होगा क्या? ये स्मॉल एम जो ऊपर में है
ये है कैपिटल एम जो नीचे है, इस पे लगा रहे हैं हम लोग एक्सटर्नल फोर्स, तो इसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी हो गई ना फॉरवर्ड, तो जो फ्लोर है वो फ्रिक्शन लगाएगा इधर बैकवर्ड, स्लाइडिंग टेंडेंसी को रोकने के लिए। फ्रिक्शन तो रोकना ही चाहता है कोई भी रिलेटिव मोशन को, और ग्राउंड पे फ्रिक्शन दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे? फ्रिक्शन फोर्स आर ऑलवेज व्हाट, कांटेक्ट फोर्स है तो इक्वल एंड अपोजिट होगा। ग्राउंड फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा बॉडी पे लेफ्ट की तरफ, तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा टुवर्ड्स राइट, ऐसा इक्वल एंड अपोजिट। अब फोर्स तो हम लोग इस पे लगा रहे हैं, छोटा वाला मास आगे क्यों जाएगा? हमें तो बोला गया ना द टू मासेस आर मूविंग फॉरवर्ड, कंबाइंड मोशन हो रहा है। ये आगे इसलिए जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में भी इंटरलॉकिंग है, फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन लेटेड भी F1 जो इसको आगे ले जा रहा होगा। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो ये आगे जाएगा ही नहीं, ये ड्रॉप हो जाएगा। जब इस पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड हो रहा है, दिस फ्रिक्शन इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द स्मॉल एम, सो फ्रिक्शन इज अगेन ए कॉन्टैक्ट फोर्स। सो इस पे F1 ऊपर है तो इस पे F1 मुझे ऐसे नीचे दिखाना पड़ेगा, लाइक दिस, F1 एक्टिंग लाइक दिस, राइट। अब इक्वेशन को हम आराम से लिख सकते हैं। ऊपर वाले के लिए मैं क्या लिखूंगा? F1 इज इक्वल टू ma, है ना, और इसे क्या लिखूंगा मैं कैपिटल एम के लिए? कैपिटल F माइनस F1 इज इक्वल टू ma, ऐसे लिख सकता हूं मैं, राइट। प्लीज नोट इट डाउन। Now one question is given, we have a capital mass of 10 kg, the small mass is 2 kg, external force of 20 Newton is acting on capital M of 10 kg. Now the system is moving towards right with a constant velocity of 10 meter per second. We have to find the frictional force between the two bodies. Coefficient of friction is given, mu is equal to 0.2 here and mu is equal to 0.1 here, right? And we are asked to find the frictional force between capital M and small m. Now see this, constant velocity moving. This system is moving with constant velocity. That means acceleration must be 0. So total sum of force of the system must be 0, right? If you draw the free body diagram of the two, this is 20 Newton, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी 20 न्यूटन लगनी चाहिए। डोंट गो फॉर दिस डाटा, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है डाटा, ये तो सेकेंडरी चीजें हैं। आप इस पे ध्यान दो, बॉडी पे इस पे 20 न्यूटन का फोर्स इधर, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 20 न्यूटन ही लग रहा होगा, राइट। उससे कम लगेगा तो बॉडी विल ट्राई टू एक्सेलरेट, बट यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन है नहीं हमारे पास। हमारे पास क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। सो 20 न्यूटन इधर, तो फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन इधर लग रहा होगा, देन ओनली टोटल फोर्सेस विल बी 0। तो ग्राउंड पे भी आगे की तरफ कितना लगेगा? 20 न्यूटन। अब ये बॉडी भी जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से भी जा रहा है, बिकॉज दिस टू आर कंबाइंडली मूविंग, यानी कि इस पे भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल तो हम ऐसे ही नहीं लगा रहे, राइट। और यहाँ पे तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा? जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं रहे तो फ्रिक्शन तो लग ही नहीं सकता। सो फ्रिक्शनल फोर्स हियर मस्ट बी 0। सो ऑप्शन में जाएंगे, 0 टिक करेंगे, राइट गाइज। सो दिस मस्ट बी अंडरस्टूड। इफ इन केस ऑफ डाउट, go in the comment section and send me your doubts. Note it down, please. Let's do one more example on friction when two bodies are there. We have two bodies like this. Ground is smooth, it is given. Ground is smooth, so no friction on the ground, between ground and capital M. The coefficient of static friction between M and M is given. Mu is given. This is coefficient of static friction. Find the maximum force F such that the two blocks move together, right? Let's draw the free body diagram. और ये काम फास्ट होनी चाहिए एग्जाम में। This is capital F, ये आगे जाना चाहता है। अब कह रहा है कि two blocks move together। भाई हमने तो फोर्स इस पे लगाया था ना, ये क्यों आगे जाएगा? क्यों आगे जाएगा? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑनली। इस पर फ्रिक्शन मुझे ऐसे दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि ये भी तो आगे जा रहा है, एंड फ्रिक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो फ्रिक्शन इस पे कैसे दिखाएंगे? जस्ट अपोजिट दिखाएंगे इसके,
है ना, सिंपल। इस पे कॉन्टैक्ट फोर्स दिखाओ आर ऐसे और स्मॉल एम जी ऐसे, तो मैं लिख सकता हूँ ना स्मॉल एफ इज इक्वल टू व्हाट एम इंटू ए। एट द सेम टाइम आई कैन राइट स्मॉल एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, सो वी कैन राइट म्यू आर इज इक्वल टू एम ए। वर्टिकल मोशन इज नॉट देयर, सो आर इज इक्वल टू एम जी मैं लिख सकता हूँ, जो मैंने लिख लिया आर की जगह एम जी इज इक्वल टू एम ए, एम एम कट ए मुझे मिल गया म्यू इंटू जी। सो दिस इज द एक्सेलरेशन हैपनिंग हियर। नाउ आई कैन अप्लाई कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ एम इंटू ए की जगह मैं लिखूंगा म्यू इंटू जी, म्यू इंटू जी। और इस फ्रिक्शन की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिख सकता हूँ ना म्यू इंटू m into a या mu into r, whatever I can write it. So I'm writing m into a, m mu g. a की जगह मैं फिर से डाल दूंगा ये mu into g. So this is coming out to be mu into g into m plus m. This is the maximum frictional force. Sorry, this is the maximum external applied force such that the two blocks can move together. It's a very important one. Or in case of doubt, just send me the doubts. Go to the comment section and send me whatever you want. Let us take one case of inclined plane. When a capital mass M is just is at rest on the inclined plane, तो जब भी बॉडी रेस्ट पे होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग। तो वी नो वेरी वेल अलोंग द प्लेन क्या लगाते हैं हम लोग, mg sin theta, and static friction will try to hold the body like this, and contact force is n here, and this is your mg cos theta. So for static equilibrium, mind it, for static equilibrium I am applying friction is equal to mg sin theta, equation 1, or what I can say, this is static friction, n is equal to mg cos theta, equation 2. Now we know that static friction can be a maximum, वो रोकने के लिए maximum तक जाएगा, तो static friction can be written as mu s into n, and we can put the respective values here. So mg sin theta is equal to mu s into mg cos theta. So mg तो गया, तो हमारे को क्या मिलेगा, sin theta upon cos theta is equal to static mu s, that is equal to tan theta, or we can say theta is equal to tan inverse mu s, right? So this is the important relationship. ये बहुत काम का है, ये आगे भी आने वाला है जब हम क्वेश्चंस डील करेंगे, so इसको keeping in mind, just note it down with this diagram. One important question arises here. Just question is, I am just reading the question first. A block placed on a horizontal surface is being pushed by a force F, making an angle theta with the vertical. So make a horizontal surface ऐसा, this is F, theta with the vertical. फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू, सो इसकी टेंडेंसी होगी स्लिप करने की इधर, तो फ्रिक्शन विल ट्राई टू स्टॉप इट लाइक दिस, mg ऐसे ले लो, कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे ले लो. हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू गेट द ब्लॉक जस्ट स्टार्टेड, right? Just started. So just mind this statement. Now take the components of the forces. This will be F sin theta and this will be F cos theta. First of all, mind it, the block is not moving up or down. So we can say N acting upward is equal to, we can write F cos theta plus weight of the body. Question 1. Just started means we are talking about a static friction only. So I am going to write F sin theta is equal to static friction. This one. Now we can also write mu s into n.
है ना, वेरी नोन वन, सबको याद हो गया होगा. 2 and this is 3. Now we are talking about how much force is needed. I am concerned about to getting the expression of capital F, external force that is acting here. So वापिस इसमें आ जाते हैं. Fs की जगह मैं लिख रहा हूँ F sin थीटा यहाँ पे. कैपिटल की जगह मैं पूरी चीज लिख रहा हूँ F cos थीटा plus mg. So this force is coming out to be mu s mg upon sin theta minus mu s cos theta. ये फोर्स आया मेरे पास. So this is the force needed to get the block just started. अब आगे क्या बोल रहा है? Discuss the situation when tan theta less than mu, right? Tan theta लेस देन म्यू का मतलब समझे? अगर टेन थीटा लेस देन म्यू होगा तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं? टेन थीटा, थीटा है क्या? कोई एक्यूट एंगल ही तो है. तो टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. मैं थोड़ा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि नीट वाले बच्चों की थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है. अदरवाइज मैं सीधा एक्सप्लेन ही कर देता, सीधा आंसर ही लिख देता, राइट? बट नीट वाले के पास मैथ्स नहीं है, थोड़ा उनको यहाँ दिक्कत हो सकती है. तो मैं सारे स्टेप्स बता रहा हूँ. तो ये मेरे को मिल जाएगा साइन थीटा लेस देन म्यू कॉस थीटा. देखो इनइक्वालिटी में भी मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, हालांकि अलाउड नहीं होता है, बट ये एक्यूट एंगल है, कॉस पॉजिटिव है, सो वी कैन डू लाइक दिस. इस पूरे टर्म को मैं इधर ले आ रहा हूँ. साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा लेस देन 0 आ गया. तो अगर ये केस होगा तो मुझे ये चीज मिलने वाला है, यानी कि पूरा डिनोमिनेटर निगेटिव हो जाएगा. निगेटिव हो जाएगा का मतलब ये हुआ यानी कि बॉडी तो आगे जाएगा ही नहीं. ये फोर्स हमने जो ऐसा लगाया है वो ऐसा लगेगा, यानी कि बॉडी में पीछे आनी चाहिए. तो अल्टीमेटली बॉडी नॉट गोइंग टू मूव अहेड, राइट? इस फोर्स से बॉडी आगे मूव नहीं करने वाला, वट एवर विद द वैल्यू ऑफ द एंगल थीटा, राइट? So this thing is coming out to be less than 0. That means in this case body is not going to move forward. Please note it down guys. कोई दिक्कत है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ और वहां पे बताओ, ठीक है? So we can say क्या हो जाएगा यहाँ पे? थीटा लेस देन tan इनवर्स म्यू के लिए क्या होगा? हम कितना भी फोर्स लगा लें, नॉट गोइंग टू मूव. ओके गाइस, कोई डाउट है इसमें तो बताओ मुझे. It's a very important thing. Please note it down guys.